चलिए सर जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए सर जी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जिसको कि वाटर बोलते हैं, इस चैप्टर के अबाउट। इस चैप्टर से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब सिलेबस में आपका इस वाटर वाले चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम वाटर चैप्टर के अबाउट डिस्कस करेंगे। इसके पहले के केमिस्ट्री के पूरे वीडियोज हम बना चुके हैं। इसके जो भी पहले के चैप्टर्स हैं, स्नेहक वगैरह जो भी हम सब आपको बता चुके हैं। ईंधन भी हम बता चुके हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फाइल भी हम आपको दे रखे हैं। तो आप वो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के वीडियोज में जा करके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं और गुड इवनिंग का कमेंट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मुझे और अधिक फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, स्टडी मोर बाई सौरभ लिख करके, या फिर आप नवाबी अंदाज करके भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा हमारा चैनल, और वहां पे आप हमारी स्पीच से सुन सकते हैं। तो आइए आज हम देखे लेते हैं इस वाटर वाले चैप्टर में। सबसे पहले भैया बात ये कर लेते हैं कि वाटर है क्या। अब यहाँ पे इतने कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भाई नहीं पता है कि वाटर क्या है, पानी क्या है। वाटर को जल चाहे बोलिए, चाहे आप पानी बोलिए, चाहे नीर तो अम्बु चाहे जो बोलिए, सब उसी की परिभाषा पर्यायवाची हैं। तो भाई किसको नहीं पता है कि जल क्या है, पानी क्या है। जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पानी की इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि पानी क्या है। और पानी, ये वाटर चैप्टर ऐसा है कि जो कि बहुत प्रैक्टिकली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको आसानी के साथ पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले बात किए लेते हैं कि जो वाटर होता है इसका यौगिक क्या होता है। इसका होता है H2O, इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें जल है, इसको हम जल बोलते हैं या फिर पानी आप बोल सकते हैं। इसमें सीधी सीधी बात है कि हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके आपका जल बन जाता है। 1:8 के अनुपात में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा पानी का निर्माण हो जाता है। पानी का निर्माण का मतलब आपका H2O बन जाता है। मतलब अगर आपको हाइड्रोजन दे दिया जाए और ऑक्सीजन दे दिया जाए, तब अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप इसको 1:8 में मिला करके अगर दोनों को मिश्रित कर देंगे तो आप किसी भी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पर पानी आप उत्पादित कर सकते हैं। तो पानी कहाँ कहाँ से, पानी के स्रोत क्या क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आया कब कब है। तो देखिए, ये 6 नंबर का इस चैप्टर से आता है, जिसमें से पानी वाला कॉन्सेप्ट 3 नंबर में देगा। अगर आपको देगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि या तो पानी के स्रोत पूछेगा, या तो पानी की उपयोगिता पूछेगा, या तो पानी की उपलब्धता पूछेगा, या फिर पूछेगा पानी का चार्ट बता दीजिए। तो 3 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप उस पर पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पानी का लिख सकते हैं। तो हम बात किए लेते हैं कि ये जो जल है, जल के प्राकृतिक स्रोत कहाँ कहाँ से होते हैं। भाई बरसात सबने देखी है, जब बादल घनघोर गरजते हैं, बिजलियां चमकती हैं, तब वहां से क्या हो जाती है, बरसात होती है। और बरसात से जो पानी मिलता है, कभी कभी वहां पे हमें भीगने में बहुत मजा आता है। हम देखते हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बारिश में भीगते हैं, मजा लेते हैं, बारिश का नाव भी चलाते हैं। तो बारिश भैया वही है, बारिश का वो प्राकृतिक स्रोत है पानी का। पानी हमें ऊपर से मिल रही, पानी तो ऊपर से कोई छिड़काव कर नहीं रहा, नहीं तो ये पता लगा कि कहीं छत पे चढ़ करके कोई ऊपर से पानी फेंक रहा है। तो पानी का वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। जो आपका वाटर, बरसात हो रही है, वही आपका पानी का एक बहुत ही प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो जाता है। और दूसरा स्रोत आपका क्या है, कुआं। हम सभी ने देखा है कुआं, जब गांव से जो भी बिलोंग्स करते हैं या फिर आप शहर के से भी बिलोंग्स करते हैं तो आपने कुआं जरूर देखा होगा सर जी। और कुआं नहीं देखा होगा तो आप झरने वरने तो जरूर देखे होंगे। अगर भाई झरने वरने देखे हैं तो बस आप समझ जाइए कि झरने में पानी कोई डालता है, नहीं डालता। कहाँ से पानी आता है, किसी बड़ी ऊंची चोटी पहाड़ियों से आता है, बर्फ के गलने से, कहीं से। बहुत प्रकार के हैं इसमें कंडीशंस हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यह भी एक पानी का प्राकृतिक स्रोत हो गया। समुद्र में जल कहाँ से आता है, आज तक कोई नहीं बता पाया है कि समुद्र में इतना जल है कहाँ से। तो यह भी एक क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और नदियों का जल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह भी एक प्राकृतिक स्रोत है। तो अगर आपको कहने के लिए आए कि जल के प्राकृतिक स्रोत लिखिए, तो ये 3 नंबर में आपसे पूछेगा, तब आपको यह लिख देना है कि सबसे पहले इसमें से आप कोई भी मिनिमम 3, आपको कम से कम 3 लिख देना है। और फिर उसको डिस्क्राइब भी कर देना है कि वर्षा का जल हमें कैसे प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है, हम इसको
कैसे संचरित करते हैं, ये सब आपको लिख देना है जो हमने अभी तक आपको बताया है। तो सर जी ये समझ के चलिए कि आपका 3 नंबर, शायद वीडियो के 3 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट में आपका 3 नंबर क्लियर, अगर ये फंसा तो ठीक है। उसके बाद अब बात की लेते हैं कि जल में अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। अब अशुद्धियों वाला जो इम्प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका प्रैक्टिकली भी है और थ्योरेटिकल भी है। आपसे थ्योरी में पूछेगा कि जल में कौन कौन सी अशुद्धियां घुलित होती हैं, या जल की अशुद्धियों को बताइए कि जल में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। तो बहुत ही आसान है, वे सारे कारक जो शुद्ध जल में मिल करके शुद्ध जल को अशुद्ध कर देते हैं, जल की अशुद्धियां कहलाती हैं। और अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे नंबर 1 घुलित अशुद्धियां। वे सभी अशुद्धियां जो पानी में घुल जाती हैं और पानी का ही रूप ले लेती हैं, वे सारी अशुद्धियां आपकी घुलित अशुद्धियां कहलाएंगी। जिसमें आपकी गैसें होती हैं, गैसें अगर पानी में घुल जाती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें कितनी गैसें मिली हैं या कितना पानी है। तो गैसें एक प्रकार की क्या हो जाती हैं? आपकी घुलित अशुद्धियां हो जाती हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है HS2, सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपका, नाइट्रोजन होता है, ऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है। ये सब घुली हुई अवस्था में जल में पाई जाती हैं, और इन्हीं सब के कारण गैसों में कभी कभी दुर्गंधता भी उपलब्ध हो जाती है। और जैसे हम पानी को किसी धातु पर, मान लीजिए लोहे पर डालते हैं, तो देखते हैं कि लोहे का संक्षरण होने लगता है, तो इन्हीं अशुद्धियों की उपस्थिति कारण होने लगता है। फिर घुलित अशुद्धियों में दूसरा आता है खनिज लवण। मान लीजिए एक प्रकार से, पहले खनिज आप हटा दीजिए, केवल लवण के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नमक भाई सबने देखा है NaCl। NaCl कौन सा नमक है? जो हम सब्जी उब्जी में डालते हैं वो सारे नमक क्या हैं आपके? NaCl हैं। NaCl को हमने अगर नमक को पानी मिला दिया तो हम बता सकते हैं क्या उसको, बिना टेस्ट किए कि इसमें नमक मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो लवण होता है ये भी क्या होती है? अशुद्धियां होती हैं। अब खनिज लवण की क्या बात होती है? खनिज क्या होते हैं? जो चट्टानों आदि से बहते हुए हवा की उपस्थिति में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड आदि घुल जाते हैं जब वाटर में, तो वही अशुद्धियां आपकी कहलाती हैं खनिज अशुद्धियां। फिर इसके बाद आपका आता है निलंबित अशुद्धियां। ये इंपॉर्टेंट है, निलंबित और कोलाइडी, चूंकि पूछता है कि निलंबित अशुद्धियां क्या हैं और कोलाइडी अशुद्धियां क्या हैं। तो निलंबित अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जो प्राकृतिक जल में इन अशुद्धियों के कारण उसमें गंदलापन आ जाता है, मतलब वो गंदा आपको दिखाई देता है, तो वही आपकी हो जाती है निलंबित अशुद्धियां। अब इसमें आती कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? मिट्टी। अब मिट्टी को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो सीधे सीधे मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है और वो गंदा आपको दिखाई देने लगता है सर जी। और कीचड़, कीचड़ अगर आप ऐसे ही कीचड़ में देखें तो कीचड़ में पानी मिला रहता है, और मान लीजिए हम कीचड़ को उठा करके पानी में और अधिक मिला देंगे तो वो और अधिक गंदा दिखाई देता है, और ना तो उसे देखने का मन करता है और ना तो उसको पीने का, तो बहुत बड़ी बात है, और उसको छूने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो सर जी बात हो गई निलंबित अशुद्धियां की, चूंकि निलंबित अशुद्धियां आपसे 1 या 2 नंबर में कभी कभी पूछा है। फिर कोलाइडी अशुद्धियां, ये अशुद्धियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं, ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है कोलाइडी अशुद्धियों वाला। तो कोलाइडी अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जो जल में घुल करके जल को अशुद्ध कर देती हैं, और कोलाइडी पदार्थों का अणुभार उच्च होता है। उच्च अणुभार वाले कोलाइडी पदार्थ जल में घुल करके जल को अशुद्ध कर देते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? निलंबित कोलाइडी अशुद्धियां और इमल्सन। निलंबित कोलाइडी अशुद्धियों में आपका आ जाता है बालू के कण, मिट्टी के कण, कीचड़ आदि। ये सब जब मिलते हैं आपके कोलाइडी विलयन में अधिक अणुभार वाले पदार्थ, तो वो जल को अशुद्ध कर देते हैं। और इमल्सन कोलाइडी पदार्थ जैसे जिलेटिन या गम आपको मिल जाएगा, दुकानों पे मिलता है, और उस वाले गम की हम बात नहीं कर रहे हैं दुख वाले की, हम गम की बात कर रहे हैं जिससे हम लोग गोंद जिसको बोल देते हैं। तो आप उसको लेकर के पानी में डाल दीजिए, तो देखिए पानी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और वो गम उसी पानी में घुल जाता है, तो वो पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, और उसमें अन्य प्रकार की अशुद्धियां बहुत सारे, उसमें बैक्टीरिया के कारण, एल्गी के कारण, प्रोटोजोआ आदि के कारण होती हैं जल में। और इन्हीं सब के जब बैक्टीरिया उसमें अवेलेबल होगी, एल्गी होगी, प्रोटोजोआ होंगे अगर वाटर में, ये सब अशुद्धियां होती हैं, तो ये अशुद्धियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, और ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं। अब सर जी हम बात की लेते हैं थोड़ा सा कि जल के स्रोतों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। हमें बारिश से जो प्राकृतिक जल प्राप्त होते हैं बारिश से,
उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब जल के कठोरता के आधार पर, या जल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सर जी जल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। मृदु जल का मतलब सॉफ्ट वाटर और कठोर जल का मतलब हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सॉफ्ट का मतलब मुलायम, जिसको दबाने पर हम एक ऐसे, सबसे पहले केवल सॉफ्ट ही देख रहे हैं कि जिसको हम आसानी के साथ दबा सकें, वही आपका कहलाता है सॉफ्ट। अब जब मृदु जल की बात करेंगे तो वे जल जिनको हम साबुन के साथ अगर रगड़ते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में अगर झाग देंगे तो वे सारे जल आपके कहलाएंगे मृदु जल या सॉफ्ट जल। अगर हम ऐसे जल को ले लें और साबुन के साथ रगड़ना शुरू कर दें तो बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं कि झाग निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो वैसे जल आपके कहलाएंगे मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। और अगर आपने जो पानी लिया है उसको साबुन के साथ आप रगड़ रहे हैं और उससे झाग नहीं निकल रही है, तो वो झाग आपकी, वो पानी कैसा कहलाएगा, हार्ड वाटर कहलाएगा, मतलब आपका कठोर वाटर कहलाएगा। ठीक है, तो इतने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसमें सीधे सीधे वही कहा गया है कि साबुन को रगड़ने के साथ अगर आसानी के साथ झाग उत्पन्न होने लगता है तो आपका मृदु जल कहलाता है, और अगर झाग नहीं उत्पन्न होता है तो आपका कठोर जल कहलाता है। अब मृदु जल और कठोर जलों का हम क्लासिफिकेशन 3 प्रकार में करते हैं। सबसे पहला गुड वाटर, जिसको कि हम उत्तम जल बोलते हैं। इसमें जो घुलित अशुद्धियां होंगी, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो 150 ppm होते हैं। अब ppm एक नया यहाँ पर शब्द मिल जाता है हमें, ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख। जो एक पार्ट में 10 लाख अवेलेबल रहते हैं उसी को हम बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर कठोर जल में जो पदार्थ घुले हुए हैं उनकी मात्रा 150 ppm तक है तो वो आपके कहलाएंगे उत्तम जल, मतलब उस जल को हम आसानी के साथ पी सकते हैं, उत्तम कह रहा है, आपका गुड वाटर कह रहा है। फिर आपका दूसरा आ जाता है स्वच्छ जल, ऐसे वाटर जिसमें जो घुलित अशुद्धियां हैं या उसमें घुलित पदार्थों की मात्रा 150 ppm से 350, मतलब 150 ppm से 350 ppm तक होती है, तब ऐसे वाटर भी आपके थोड़ा सा उत्तम कहलाते हैं और इसको हम लोग पी सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे वाटर आपके स्वच्छ जल कहलाते हैं। और हमें साधारणतः जल स्वच्छ जल के रूप में ही प्राप्त होता है, जिसमें घुलित कठोर पदार्थों की मात्रा 150 ppm से 350 ppm तक होती है। फिर इसके बाद आपका आता है बैड वाटर या खराब जल, जिसमें घुलित कठोर पदार्थों की मात्रा 350 ppm से अधिक होती है। ऐसे वाटर आपके खराब वाटर कहलाते हैं और ये पीने लायक नहीं होते हैं, और जब हम इन्हें पिएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेंगे और हमें बीमार कर देते हैं। ऐसे जलों का उपयोग मुख्यतः घरों में अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है। तो सर जी आज का कॉन्सेप्ट तो हमारा ये रहा। अगर आज आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आसानी के साथ आपका 3 नंबर तो कहीं नहीं गया है, चूंकि आज हमने जहाँ तक बताया है जल स्रोतों को वर्गीकरण और उसमें कठोरता और उसके प्राकृतिक स्रोत, यहाँ से आपका 3 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाटर के हार्डनेस की। वाटर का हार्डनेस जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे एक प्रकार से आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगा वाटर की कठोरता से, और इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे वाटर चैप्टर से इसी पॉइंट से बनते हैं। तो इस वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डेली शाम के 7 बजे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और डेली रात के 9 बजे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के छात्रों को जरूर चैनल से जोड़ें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।